हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस एड। हम लोग हमारी जो क्लास 12th हिस्ट्री की बुक है उसका सेकंड चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। फर्स्ट चैप्टर हमने पूरे अच्छे तरीके से कर लिया है। इस चैप्टर को भी हम लोग एज अ रिवीजन वन शॉट में पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग इसके अंदर जो है सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर लेंगे। इसमें हम चैप्टर में यही चीज़ पढ़ेंगे किस तरह से सेटलमेंट स्टार्ट हुए। पहले लोग जो है घुमंतु थे, इधर से उधर घूमते रहते थे, नॉमेटिक लाइफ जीते थे, सेटलमेंट उनको नहीं आते थे, बट धीरे धीरे से क्या है सेटलमेंट बनना स्टार्ट हुए, लोग सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बन रहे हैं, टाउन सेटअप होने लगे, टाउन सेटल हुए हैं, उसके बाद अथॉरिटी आने लगी है, तो किंग्स वगैरह बनने लगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे, किस तरह से ये सारा का सारा जो है अपग्रेडेशन हो रहा था। हम लोग जो है इस चैप्टर में पूरे जो हमारे महाजनपद हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें जो चैप्टर में हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में किस तरह से टाइम पूरा चेंज हुआ है। हमने कहा इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, उसके 1500 साल बाद में किस तरीके से धीरे धीरे इमर्जेंस हो रही है एक सेटल्ड सोसाइटी की, इस चैप्टर में यही दे रखा है। तो कुछ हम मेन चीज़ों पे या मेन मुद्दों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं जो हमारे इस चैप्टर में इंट्रोडक्टरी जो पार्ट दिया हुआ है उसमें दे रखा है कि ऋग्वेद वाज कंपोज्ड अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर्स। हमने कहा इंडस के आसपास के सेटलमेंट को हमने क्या कहा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा था। तो ऋग्वेद जो है उसी एरिया का कंपोजिशन है। फिर हमने कहा अब धीरे धीरे लोग जो है मतलब इधर उधर घूम नहीं रहे हैं, पैस्टोरलिस्ट लाइफ छोड़ के अब जो है सेटल्ड लाइफ वो अपना रहे हैं। तो उसमें एग्रीकल्चरल सेटलमेंट हमें देखने को मिल रहा है हमारे इंडिया के कई सारे पार्ट में। धीरे धीरे जो है हम लोग देख रहे हैं कि पहले जो बरियल सिस्टम था उसमें चेंज आने लगा है। अब जो है सब अपने घरों के बाहर नहीं, अब जो मेगालिथ्स होते हैं अलग एरिया में जो है कब्रिस्तान वगैरह बने हुए हैं जहाँ पे वो लोग सब डिस्पोजल कर रहे हैं डेड बॉडीज वगैरह का। अब धीरे धीरे क्या है नए टाउन सेटअप हो रहे हैं, नई किंगडम्स सेटअप हो रही है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो रही है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अर्लियर स्टेट्स के बारे में कि हमारे जो स्टार्टिंग वाले स्टेट्स थे वो कैसे थे। तो पहले हम लोग जब चीज़ें देखेंगे तो ऐसा नहीं था सीधे ही राजपाट जो है पूरा एक राजा का महल बन गया या पूरा एक सेटलमेंट हो गया था, नहीं। इसे धीरे 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 इमर्जेंस हुई है। पहले छोटे ग्रुप्स थे, फिर वो 2-4 छोटे ग्रुप मिलके एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं, फिर वो बढ़ती वैसे 3-4 ग्रुप बन के एक स्टेट बनाते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर इसमें पढ़ेंगे। तो हम लोग जो हमारे अर्लियर सेटलमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ हमें महाजनपद मिलते हैं। तो हमारे यहाँ पे 16 महाजनपद थे। उसके अंदर हमने मगध, कौशल, बज्जी, ये सब आप लोगों ने सुने होंगे, तो उन्हीं के बारे में हम देख रहे हैं। तो हमने कहा 16 सेंचुरी जो हम बात कर रहे हैं 6 सेंचुरी BCE से जो हम 6 सेंचुरी तक का ये पूरा यहाँ पे चीज़ें पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो महाजनपद था वो था मगध, जिसको हम प्रेजेंट में भी बिहार जो मानते हैं वही था। तो हम देखते हैं उसमें हमें बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में जब चीज़ों को, तो आप देखोगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि मगध इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है, धीरे धीरे महाजनपद जो है ग्रो कर रहे हैं, पावरफुल अगर मगध है तो क्या कारण है। क्योंकि अब धीरे धीरे लोग जो है आयरन का यूज़ करना सीख गए हैं। आयरन का यूज़ हो गया है स्टार्ट, तो आपको पता है कि उससे बहुत सारे सिस्टम होंगे, उससे वेपन्स बनाना स्टार्ट हो गए हैं, टूल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, सब चीज़ें हो रही है। फिर धीरे धीरे एक नया डेवलपमेंट देखने को मिलता है, कॉइन सिस्टम का, कॉइनेज स्टार्ट हो गया है। लोग अपने खुद के कॉइन्स से, क्योंकि ट्रेड बढ़ रहा है, ट्रेड बढ़ रहा है तो उनके चीज़ों को लेन देन के लिए हमें कोई ना कोई तो मीडियम चाहिए, तो वहाँ पे कॉइन्स बनना स्टार्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं अब जो है नए नए अर्ली स्टेट्स बन चुके हैं और वहाँ पे सिटीज सेटल होने लगी है। आगे हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे धर्म भी हैं जो नए नए वहाँ पे इमर्ज हो रहे हैं, जैसे जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, वो सब चीज़ें वहाँ पे इमर्ज होने लगी है। तो यही सारे कारण हैं कि अब जो है एक हमें एक ग्रेजुअल जो है देखने को, मतलब उसमें डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये सारे कारण हुए कि लोग सेटल होना स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे। तो अब पहले जो घूम घूम के अपने सारे जीविका जो मतलब अपना ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब जो है सेटल होना स्टार्ट हो रहे हैं। आगे हम लोग जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसके अंदर आप क्या देखेंगे कि वो हमारे जो 16 महाजनपद हैं उनके मतलब हर महाजनपद के जो है तो वो क्या है, किस चीज़ से मिलकर बना है, उसमें हम लोग चीज़ों को समझेंगे। तो मेनली हम फीचर्स को डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो आपने ये बहुत सारे नाम सुने होंगे, आपने मत्स्य सुन रखा होगा, सूरसेन आपने सुन रखा होगा, कुरु आपने सुन रखा होगा, वज्जी आपने सुन रखा है, मगध आपने सुन सका है, आपने काशी सुन रखा है, अवंती आपने सुन रखा है। तो ये सारे के सारे अंग जो है ये सारे के सारे क्या थे, ये जो महाजनपद थे। ठीक है अब आगे की तरफ चीज़ें देखते हैं हम लोग।
अब देखिए क्या है, शुरुआत की बात जब मैं कह रही हूँ कि 6th सेंचुरी बीसी से हम लोग चीज़ें दिखते हैं कि एक हमें हमारी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। किस तरीके से देखने को मिल रहा है कि अब जो ये चीज़ें हैं, अब जो है लोग इधर-उधर नहीं घूम रहे हैं, अब वो सेटल्ड हैं। सेटल्ड हो गए तो स्टेट्स बनना स्टार्ट हो गए, सिटीज़ बनना हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आयरन का यूज़ बढ़ गया है, कॉइनेज सिस्टम हो रहा है और 16 महाजनपद जो है धीरे-धीरे राइज़ हो रहे हैं। अब हमने कहा जो महाजनपद थे मेनली उनको किंग्स जो हैं रूल कर रहे थे। अभी किंग्स जो है, अब महाजनपद आप देखोगे कि जो उनका जो इसमें छोटा पार्ट है उसको गण कहा जाता है या फिर संघ कहा जाता है। तो जो हम कहें महाजनपद किससे मिलके बने हैं, बहुत सारे गण से और बहुत सारे संघ से, ठीक है। उनके अपने ये जो गण और जो होते ना, गणाज होते थे या संघास जो होते थे, इनके खुद के छोटे मोटे किंग वगैरह भी होते थे। आगे की तरफ हम चीजें देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है ये पावर जो है ये सेंट्रलाइज नहीं थी, ये छोटे मोटे राजाओं में उनमें जो है पावर्स बटी हुई थी। आगे की तरफ हम लोग चीज़ें देखते हैं तो अब हमने यही जो ये हमारे जो ऐसे गण वगैरह थे, इन गणास के अंदर ही महावीर स्वामी और बुद्धा गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म होता है। आगे की तरफ हम चलते हैं, आगे की तरफ हम चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं कि अगर एक किसी के स्पेसिफिक फीचर्स को उठाया जाए तो उसमें हम अगर वज्जी संघ को देखते हैं, वज्जी जो एक संघ है उसमें आप देखोगे वहाँ पे एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे, लोग ज़्यादा रहेंगे उनके ऊपर अथॉरिटी चाहिए होगी, वहाँ पे राजा होते थे। आगे की तरफ हम चलते हैं, यहाँ पे जो है हर एक राजा जो है उसकी एक अपनी कैपिटल होती थी। जैसे हमने कहा कि मगध है तो उसकी पाटलिपुत्र थी, पहले राजगृह थी, बाद में उसको पाटलिपुत्र रखा गया जो भी पटना है हमारे। और उनका मतलब हर एक कैपिटल होगी और वो फोर्टिफाइड भी होती थी, मतलब पूरी कवरिंग होती थी, प्रोटेक्शन वॉल वगैरह उसमें बनी हुई होती थी। अब हमने कहा कि जो है हर राजा के पास में हर जो मतलब हमने कहा हर जो संघ का मालिक है या हम कह रहे हैं कि जो महाजनपद के मालिक है उन सबके पास में एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी होती थी, जो उनकी पीजेंट्री है या जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सब मिलकर बनाते थे, जब राजा को जरूरत होती थी वो उसको लेके जाते थे। आगे तरह हम देखते कुछ नियम कायदे भी बनाए गए थे कि राजा कहीं अपनी पावर्स का मिसयूज ना करने लगे, तो इसलिए धर्म सूत्रास भी जो है बनाए गए ताकि उसमें कुछ नियम रखे हुए थे, कुछ रूल्स रेगुलेशन लिखे थे जिनका एक राजा को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। आगे की तरह हम चीजें देखते हैं तो उसमें देखते थे फंक्शन ऑफ द रूलर्स वर यूज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम द। अब हमने कहा कि जो हमारा जो राजा है या हमारे जो रूलर्स हैं उनका क्या कारण है, वो उनका मतलब उनका काम क्या होता था, उनके काम होते थे उनको टैक्सेस कलेक्ट करते हैं वो, और जो है हमने कहा लोगों से ट्रिब्यूट लेते हैं, मतलब जो भी राजा के नाम पे प्रोटेक्शन के लिए वो जो पैसे वगैरह देते हैं वो कौन देगा, किसको दिया जाएगा, वो राजा को दिया जाएगा। आगे की तरफ हम जब चलते हैं तो उसमें चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो 16 महाजनपद हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मगध पावरफुल है। हमने कहा तो मगध इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या ऐसी चीज़ें थी वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। अब यह मगध इसलिए पावरफुल है क्योंकि वहाँ के राजा महाराजा बहुत पावरफुल थे, वो एम्बिशियस थे, जैसे बिंबिसार है, जातशत्रु है, महापद्मनंद है, ये सारे के सारे मगध रूलर्स थे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए। दूसरा हमने कहा वहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन की अवेलेबिलिटी है वहाँ के एरियाज़ में, हमने कहा ना उधर बिहार वाली साइड में उधर बहुत ज़्यादा हमें जो है आयरन मिलता है, आयरन मिल रहा है तो हमने उससे बहुत सारे टूल्स बनाए, हमने उससे वेपन्स बनाए, और जिसकी आर्मी और जिनके पास में आर्म्स एम्यूनिशन ज़्यादा होंगे वो वैसे ही स्ट्रॉन्ग होगा। आगे हमने कहा यहाँ पे जो है एलिफेंट्स जो है बहुत ज़्यादा मिल रहे थे यहाँ के जो आसपास के फॉरेस्ट में। अब ये क्यों ज़रूरी थे एलिफेंट्स, एक तो देखिए जो आर्मी है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, दूसरा यहाँ पे क्या है कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीज़ों को इधर उधर ले जाने के लिए एलिफेंट्स की बहुत ज़रूरत होती थी, तो उस केस में जहाँ एलिफेंट्स ज़्यादा थे वो एरिया वैसे ही पावरफुल हो जाता है। ठीक है, आगे की तरफ हम चीज़ें देखते हैं तो क्या देख रहे हैं हम लोग इसमें कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो जो एरिया है मगध वाला एरिया, हम देखते हैं जो गैंगेटिक वैली वाला जो एरिया है वहाँ पे फर्टाइल सॉइल है। अगर फर्टाइल सॉइल है तो यानी कि एग्रीकल्चर अच्छा होगा, वहाँ प्रोडक्शन अच्छा होगा, इकोनॉमी अच्छी होगी वहाँ पे। आगे की तरफ हम देखते हैं वो प्लेन्स जो मिलकर बना है वो किससे, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर से मिला हुआ है, जहाँ पे हमें इजीली जो है जो हम कहते हैं हमारा सी रूट्स वगैरह है, सॉरी जो हमने कहा जो हमारे रूट हैं लैंड और उनके दोनों तरह से ही हमारे पास में वाटर रूट भी है हमारे पास में और लैंड रूट भी हमारे पास में अवेलेबल है। आगे की तरफ हम जानते हैं तो जो पाटलिपुत्र है वहाँ पे जो है गंगा रिवर्स के थ्रू जो आसपास के एरिया में इजीली वहाँ पे हम लोग क्या है जो कम्युनिकेट कर सकते हैं उनके साथ में, हमारा जो ट्रेड है वो इजीली वहाँ पे हो सकता है। फिर हमने कहा जो पहले राजगृह जो कैपिटल थी मगध की पुरानी वो हिल्स पे लोकेट थी,
तो वैसे भी वो पावरफुल हो जाते हैं क्योंकि इजीली कोई उन पे हमला नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे कारण थे कि मगध बहुत इंपॉर्टेंट था। राजा पावरफुल है, दूसरी हमने कहा वहाँ आयरन अच्छा मिल रहा है, तीसरा हमने कहा वहाँ के जंगलों में एलिफेंट बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, फिर हमने कहा वहाँ फर्टाइल सॉइल है, वहाँ रिवर्स बहुत अच्छी है जिसकी वजह से हमें इजीली चीप और कन्वीनियंट कम्युनिकेशन मिल जाता है। फिर हमने कहा जो लोकेशन है पाटलिपुत्र की वो बड़ी स्ट्रैटेजिक है, वहाँ पे आसपास में जो है कम्युनिकेशन जो है गंगा रिवर के थ्रू आसपास के एरियाज में इजीली हो जाता है, और जो पहले राजगृह थी कैपिटल वो हिल्स पे थी तो इसलिए वो प्रोटेक्टेड थी। आगे की तरफ हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर, जो हम मगध एम्पायर की बात करते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट जो सबसे एम्पायर रहा जिन्होंने रूल किया वो था मौर्यन एम्पायर। आप सबने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना ही होगा, तो वही इसी मौर्यन एम्पायर से मतलब बिलोंग करते थे। अशोका का नाम आपने सुना ही होगा सबने, ठीक है। अब आगे की तरफ हम लोग चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि जो मौर्यन डायनेस्टी है वो 265 BCE के पहले की हम लोग बात करते हैं। तो हमने कहा कि मौर्यन डायनेस्टी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट मतलब बन के उभरी थी। उनके मतलब जब मौर्यन डायनेस्टी के टाइम में मगध बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल बन जाता है और लोगों की नज़र में आ जाता है। आगे की तरह हम चीज़ें देंगे कि इसके सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत इंपॉर्टेंट इसके रूलर थे। 321 BCE में आपको पता है कि जो ग्रीक वहाँ के जो हमने कहा कि अफगानिस्तान और जो है बलूचिस्तान से यहाँ पे अटैक होते हैं तो उन्होंने क्या है उसका कंट्रोल किया था और उनको आगे एक्सटेंड नहीं होने दिया था। फिर उन्हीं के जो ग्रैंडसन थे अशोका, वो हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट फेमस रूलर थे। जो हमने कहा वॉर जो कलिंगा वॉर है जिसमें वो बहुत ज़्यादा जो है उन चीज़ों को देख के, कलिंग वॉर की इन सब चीज़ों को देख के, मतलब जो भी हिंसा वगैरह वहाँ पे हुई, वायलेंस उनको हुआ, लोगों को मरे हुए देखा, तो उनके मन में जो है नॉन वायलेंस के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब वो चीज़ें जग जाती है कि नहीं यार वॉर बहुत गलत चीज़ होती है। तो ये वही हैं जिनके बारे में हमने अशोक हम लोग पढ़ते हैं ना, वही। आगे की तरह चीज़ें देखते हैं हम लोग। आगे हमने कहा कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे आप पता लगा पा रहे हैं, हिस्टोरियंस पता लगा पा रहे हैं कि मौर्यन डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर हुए, उनके टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, तो उन सब चीज़ों का पता किन किन चीज़ों से लगता है। तो इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमने कहा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके अंदर है तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बार है अशोका के टाइम में बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए गए थे। हमने कहा बहुत सारे स्कल्पचर्स बने हुए हैं, इंस्क्रिप्शन बहुत सारे लिखे हुए हैं, ठीक है, जो पत्थरों पे और हमने कहा कॉपर प्लेट्स वगैरह पे लिखे जाते हैं। ये सारे के सारे उनसे हम आइडिया लगाते हैं। फिर हमने कहा दूसरा जो है बहुत सारी जो है वहाँ पे बुक्स लिखी हुई है, जैसे कि हमने कहा मेगास्थनीज जो है उन्होंने जब वो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने इंडिका लिखी, वहाँ पे सब स्टार्टिंग का जो सिस्टम देखा, चंद्रगुप्त मौर्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन देखा, उसका अपनी बुक के अंदर इंडिका जो उनकी बुक है उसके अंदर उन्होंने पूरा का पूरा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख रखा है। तो उसके थ्रू हम पता लगा पा रहे हैं कि किस तरह से मौर्यन सोसाइटी थी। फिर हमने कहा कौटिल्य, जो हमने कहा गुरु भी मान सकते हो या फिर हमने कहा उनके हेड मान सकते हो, तो वो थे कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र नाम से बुक लिखी थी, उसके अंदर भी हमें मौर्यन डायनेस्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन वहाँ देखने को मिलता है। बाद में साथ ही साथ में हम बुद्धिस्ट, जैन और जो पुराणिक लिटरेचर उठाते हैं उसमें भी हमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चलती है। तो इन सब चीज़ों को देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि उस टाइम वहाँ पे किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, किस तरह से चीज़ें बदल रही थी। तो हम लोग अब बात करते हैं अशोकास धम्म। आप लोगों ने सबने स्टार्टिंग जो आपकी जो 6th 7th 8th में कहीं ना कहीं अशोका के बारे में पढ़ा ही होगा। तो अशोकास धम्म जो है ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब धम्म जो है उसका मतलब है उन्होंने कुछ जो है चीज़ें बताई है इंपॉर्टेंट जो हर आदमी की लाइफ में होनी चाहिए। ये मॉरल मतलब आप ड्यूटीज़ मान सकते हो, ये धर्म से या रिलीजन से रिलेट नहीं करता है कि ये किसी स्पेसिफिक धर्म को लेके कोई बातें कर रहे हैं, नहीं। उन्होंने जो है ओवरऑल जो एक अच्छी लाइफस्टाइल है उसके बारे में चीज़ें लिखिए कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हमने कहा ये अर्ली इंडिया के बहुत फेमस थे रूलर थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके ग्रैंडसन थे। इन्होंने जो हमने कहा कि कलिंगा वॉर थी वो इन्होंने जीती थी। आगे की तरफ हम जब चलते हैं चीज़ों को तो हम वहाँ पे चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या उस धम्म के अंदर था। तो पहली चीज़ ये क्या बोलते हैं कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं, एक मॉरल हम एटीट्यूड बताते हैं कि हमें हमेशा बड़ों का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो उन्होंने धर्म के अंदर यही बताया कि रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। दूसरी चीज की तरफ जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि हर धर्म, हर ट्रेडिशन जो है उसका हमें सम्मान करना चाहिए, किसी एक धर्म को ऊंचा और दूसरे धर्म को नीचा नहीं बताना चाहिए। तीसरी चीज की तरफ हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे अपर क्लासेस हैं, जो यानी कि जो ब्राह्मण्स वगैरह हैं, उनके टूवर्ड्स जो है हमें क्या होना चाहिए, जेनरसिटी होनी चाहिए, उनके टूवर्ड्स हम जेनरस होने चाहिए, ठीक है।
आगे की तरफ हम जब जाते हैं तो हम चीज़ें क्या देखते हैं कि उन्होंने इन्हीं चीज़ों के लिए, ताकि इस तरह की चीज़ें जो है फॉलो हो सके, उन्होंने क्या है स्पेशल तरह के जो है ऑफिसर बना रखे थे, उन जैसे कि धम्म महामात्य जो थे उन्होंने बना रखा था उन्होंने, ताकि इस तरह के जो मैसेजेज हैं जो वो चाहते हैं कि मॉरल सोसाइटी बननी चाहिए, ये सारे के सारे स्प्रेड हो सके, सारे के सारे मैसेजेस हर आम आदमी को पता हो कि इस तरह की चीज़ें हैं और ये हमें हमारी लाइफ में अपनानी है। आगे की तरफ हम चीज़ देखते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम हमारे ऊपर वाले जो है, हमसे ऊपर जो क्लास वाले लोग हैं उनके टूवर्ड्स ही हम जेनरस हैं, जो हमारे नीचे तबके के लोग हैं, जो स्लेव्स हैं या हमारे जो सर्वेंट्स वगैरह हैं, उनके टूवर्ड्स भी हमें काइंडनेस दिखानी चाहिए। ऐसे नहीं उनके टूवर्ड्स हमें हार्श नहीं होना है, हमें उनके टूवर्ड्स अच्छा बने रहना है और दया के साथ उनके साथ में ट्रीट करना है, उनको जो है हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अशोक का जो धम्म है उसमें अंदर बता रखी है। ये कोई स्पेसिफिक धर्म में नहीं, वो आम आदमी के लिए ये बात कहते हैं। आगे हम लोग जब चलेंगे तो हमने कहा जो मौर्यन एम्पायर है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। कोई किसी भी हम कह रहे हैं कि अगर मौर्यन एम्पायर बहुत पावरफुल एम्पायर था तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी खास बातें ज़रूर होगी जो उसको पावरफुल बनाती है। तो वही चीज़ें हम लोग इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें हो सकती है। तो हम लोग इसमें देखते हैं चीज़ें। तो अब जो है वहाँ पे जो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमने कहा आर्मी भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपकी जो कोर्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब इसमें चीज़ें देखिए, तो हमने कहा जब हम मौर्यन डायनेस्टी की बात करते हैं, मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो है 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे उस एम्पायर के अंदर। जैसे पाटलिपुत्र है, फिर हमने कहा तक्षशिला है, उज्जैनी है, तोशाली है, स्वर्णगिरी है। ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे हर तरीके से, मतलब ठीक है स्ट्रैटेजिक लोकेशन अगर हम बात करते हैं तो इन 5 जगह की जो लोकेशन थी वो शानदार थी। लोकेशन वाइज भी आप बोल सकते हो, और हमने कहा जो मतलब वहाँ पावर्स थी उसके अकॉर्डिंग भी आप चीज़ें समझ सकते हो। अब हमने कहा जो हम बात कर रहे हैं कि जो यहाँ इनकी जो कैपिटल वगैरह है उन पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। साथ ही साथ कैपिटल के साथ साथ प्रोविंशियल जो सेंटर्स हैं, जो स्टेट्स बने हुए हैं, जो संघ हैं, जो वो बने हुए हैं, जो बोलते हैं ना हम लोग, जो संघ थे और गनास थे, उनके ऊपर भी अच्छा सा कंट्रोल था। अब हमने कहा तक्षशिला और उज्जैनी जो है इस तरह की लोकेशन पे थे कि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी थे। उस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे, वो लॉन्ग ट्रेड के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से? उज्जैनी और तक्षशिला। आगे की तरफ हम जब अगर कह रही हूँ मैं कि 5 इंपॉर्टेंट थे, तो हमने कहा उज्जैनी और तक्षशिला तो किस लिए इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए। उसी तरह हम बात करते हैं स्वर्णगिरी का, तो स्वर्णगिरी का नाम से पता चल रहा है गोल्ड, तो गोल्ड मतलब है कि यहाँ पे गोल्ड माइंस बहुत ज्यादा थी। तो हमने क्या, गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कम्युनिकेशन अब ये है, अगर हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात की जाए तो लैंड के थ्रू भी हो रहा था और रिवराइन रूट्स के थ्रू भी हो रहा था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम में। तो ये इस चीज़ की हमें जानकारी किसमें मिल रही है कि मेगास्थनीज जो है उन्होंने अपने जो इंडिका बुक लिखी है उसके अंदर चीज़ें डिस्क्राइब करके बताई हुई है। उन्होंने एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बताई है, जो ये है कि मॉडर्न जो एम्पायर था उसके अंदर जो है वो 6 जो है सब कमिटीज़ में बटा हुआ था। एक कमेटी होती थी, कमेटी के अंदर 6 अलग अलग सब कमिटीज़ और होती थी। वो किस लिए होती थी? ताकि पूरी मिलिट्री, चाहे वो कैवलरी हो, एलिफेंट हो, या हमने कहा जो हमारे जो ऐसे लोग हैं जो पैदल सैनिक जो थे, उन सब के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो उन सब में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए ये कमेटी और सब कमेटीज़ जो है बनाई गई थी। अब चीज़ें जो है सब कमिटीज़ में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो उन सब कमिटीज़ में आती थी। तो पहली चीज़ तो है, पहली जो नेवी की तरफ ध्यान देती थी, जो हमने कहा पानी में कोई भी, क्योंकि पहले क्या है देखिए एक चीज़ है कि इतने लंबे लंबे हमने कहा जो रिवराइन तरीके से जो रूट हो रहे थे, जो ट्रेड हो रहा था, उसमें बहुत लंबा टाइम लगता था, बहुत लंबा टाइम रहता था। उसमें कई चोरियाँ भी हो जाती थी, अटैक्स भी हो जाते थे, तो उसके लिए नेवी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी था। तो एक सब कमेटी होती थी नेवी की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दूसरी किसके लिए होती थी? ट्रांसपोर्ट और प्रोविजंस के लिए। इसमें हमने कहा एलिफेंट्स वगैरह का हम यूज़ किया करते थे। थर्ड की हम बात करते हैं तो ये जो फुट सोल्जर्स होते थे, जो पैदल सैनिक होते थे, उनके लिए हम यूज़ करते थे। चौथे नंबर की जो होती थी वो होती थी कैवलरी के लिए। 5th नंबर की जो होती थी वो चैरियट्स, जो रथ वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो जाते थे। तो मतलब हर तरह से हमने कहा स्टार्टिंग से जो एक अरेंजमेंट हमें जो है आर्मी में देखने को मिलता, उस तरीके का पूरा ध्यान रखा गया। छठी जो होती थी 6 नंबर की जो होती थी वो एलिफेंट से होती थी, ठीक है। तो ये 6 तरह की सब कमिटीज़ होती थी। नेवी को भी ध्यान में रखा गया, ट्रांसपोर्ट को भी ध्यान में रखा गया, पैदल सैनिकों को भी ध्यान में रखा गया, हॉर्सेस को भी ध्यान में रखा है, एलिफेंट्स को भी ध्यान में रखा और साथ ही साथ चैरियट्स को भी ध्यान में रखा गया। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से मतलब रन करता है अगर आप इस तरीके से सब कमिटीज़ में इसको डिवाइड करते हैं। आगे की तरफ हम चीज़ों को देखते हुए चलते हैं कि आगे क्या हो रहा था। जो सेकेंड कमेटी की मैंने बात की है यहाँ पे,
जो मैंने कहा सेकंड नंबर का जो मैंने ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की है, उसके अंदर क्या है कि द सेकंड कमिटी वाज यूज्ड टू बी अरेंज बुलक कार्ट्स टू कैरी इक्विपमेंट, प्रोक्योर फूड फॉर सोल्जर्स एंड फॉडर फॉर एनिमल्स एंड रिक्रूट सर्वेंट्स एंड आर्टिशंस टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स। अब देखो क्या है, मैंने कहा सेकंड नंबर की जो आर्मी बन रही थी हमारी, कौन सी वाली जो सब कमेटी बनी है, ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन से रिलेटेड। अब देखो ट्रांसपोर्ट किस किस काम आ रहा था, अब हम जो हमने कहा युद्ध चल रहा है तो वहाँ तक जो है खाना पहुँचाना, और साथ में जो हमने कहा कैवलरी भी, हमारे पास एलिफेंट्स भी है तो उनके लिए भी हमें खाना चाहिएगा, फॉडर चाहिए होता है, तो इन सबको पहुँचाने का जो काम है वो कौन करते थे, ये हमारी जो सेकंड नंबर की जो सब कमेटी होती थी इसका ये काम होता था। आगे की तरफ हम जब चीज़ें देखते हुए चलते हैं तो ये सब कमेटी से इस तरफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पावरफुल बना हुआ है, बहुत अच्छे से चीज़ें चल रही है। अब हमने कहा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो हमने कहा, जो अशोका को हम कहते हैं बहुत अशोक महान जो हम नाम देते हैं उनको, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से अपना जो है एम्पायर चलाया, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें थी, तो मैंने कहा कि वो अपना जो है अपने एम्पायर को अच्छे तरीके से चला रहे हैं और साथ ही साथ में धर्म को भी प्रोपेगेट कर रहे हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको भी प्रोपेगेट कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने जो धम्म महात्म्य है, जो महामत हैं उनको भी इसमें रख रखा है ताकि वो अपने मैसेजेस को स्प्रेड कर सके। ये चीज़ हमने पढ़ी अभी, तो मतलब दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ धर्म को भी प्रोपेगेट कर रहे हैं। अब हमने कहा नए नोशंस ऐसे कौन से आए जो मतलब जब हम बात करते हैं, जब मौर्यन डायनेस्टी की हम बात करें तो नए नई चीज़ें क्या उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो रही है वो हम चीज़ें देख रहे हैं। तो अब जो है इसमें कहा कि राजा महाराजा है, हमने कहा कमिटीज़ होती है, सब कमिटीज़ होती है, उनके ऊपर जो है चीफ्स भी होते होंगे। भाई एक राजा हो गया, उसने अपनी पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर रखा, तो उसके अंडर में जो है चीफ्स हुआ करते थे, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अलग इतने बड़े एम्पायर को अकेला राजा नहीं संभाल सकता था, तो उसने अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, उसमें डिसेंट्रलाइज कर रखा था। आगे की तरह हम लोग जब देखते हैं तो इसके अंदर आप देखोगे इस टाइम में चीज़ें क्या हो रही है, अब थोड़ी सी जो हम बात करते हैं कि धीरे धीरे चीज़ें हैं, पावर्स अब थोड़ी सी जो है राजा की काम होके वो है क्या होने लगी है, पावर्स डिसेंट्रलाइज होने लगी है। साथ ही साथ हम देखेंगे चोलास है, चेरास है, पांड्या जो पांड्यास है, ये लोग सब कौन से तमिल वाले एरिया में जो है अब इमर्ज हो रहे हैं। ये हमें कैसे पता चल रहा है, जो संगम टेक्स्ट है उसके अंदर ये पूरी चीज़ें दे रखी है कि इस टाइम में ये जो है ये लोग भी इमर्ज हो रहे थे, इनका एम्पायर भी इमर्ज हो रहा था। जब हम लोग विजयनगर एम्पायर पढ़ेंगे हमारे इसी में बुक में जो थीम 2 है उसके अंदर, तो आप संगम टेक्स्ट के बारे में पूरा अच्छे से समझेंगे वहाँ पे। उसके साथ में हम पढ़ेंगे सातवाहंस के बारे में, शख्स के बारे में, जिसके थ्रू हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के थ्रू हम जुड़े हुए थे इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे आगे आगे कि किस तरीके से चीज़ें बदल रही थी। तो हमने कहा नई नई जो पावर्स हैं अब इमर्ज होना स्टार्ट हो रही है, जिसके अंदर चोलास हैं, चेरास है, पांड्यास हैं, और हमने कहा सातवाहन है, शक है, ये सारे के सारे इमर्ज हो रहे हैं उसके अंदर। आगे की तरफ हम चीज़ें देखेंगे, अब नए नए लोग आ रहे हैं तो हर चीज़ को पावर को होल्ड करने के रखना होगा ना, अब पावर्स बदलती जाएंगी, अब क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा किसका, पावर्स का। तो अब देखिए क्या है, पहली चीज़ क्या है, जो अब हमें अगर कंट्रोल रखना है पूरी कंट्री में, अगर आप कंट्रोल नहीं रखोगे, अगर आप राजा के भरोसे ही रहोगे, राजा बैठा है सेंटर के अंदर, फिर बाकी चीज़ों को कौन हैंडल करेगा। तो हमने क्या करा, एक पावर देनी स्टार्ट कर दी, वो हमने कहा चीफ हमने अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया, जो क्या करते थे वो हेरिडेटरी होते थे, मतलब एक चीफ का बेटा, चीफ की डेथ हुई, उसका बेटा जो है चीफ बनेगा, फिर उसका बेटा चीफ बनेगा, इस तरीके से चीज़ें जो है चल रही थी आगे ऐसे आगे। तो चीफ बनाए जा रहे थे ताकि अच्छे से हम लोग क्या कर सकें, जो है पूरे एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ हम लोग बात करते हैं तो जो है इनका फंक्शन की अगर बात की जाए तो ये क्या करते हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है राजा को, जब भी लड़ाई झगड़ा होता है उस केस में ये क्या करते हैं, ये अपने आर्मी जो है वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। हमने कहा वॉरफेयर में भी होते हैं, ये जो है कई जगह हमें यूज दिखाई देते हैं इनका। आगे की तरफ हम चलते हैं, अब इनको जो है कहाँ से सैलरी वगैरह मिलती है, तो मोस्टली हम लोग देखेंगे ये कहाँ से, जो इनके सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब राजा है फिर चीफ है, चीफ के नीचे भी तो छोटे मोटे ग्रुप्स होते होंगे, उन सब ऑर्डिनेट्स से क्या करते हैं ये लोग टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं एंड ऑफन डिस्ट्रीब्यूट्स दीज अमंग्स हिज सपोर्टर्स, फिर जो टैक्सेस आते हैं उनको सबको इक्वली मतलब उनको भी बांट देते हैं ताकि वो उनके वहाँ पे एरिया में भी अच्छी तरीके से इकोनॉमी चल सके। तो यानी कि हमने कहा कि चीफ जो ये चीफ जॉम्स वगैरह होते थे इनकी कोई रेगुलर आर्मीज नहीं होती थी, कोई ऑफिशियल्स नहीं होते थे इसके अंदर, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट और पावरफुल होते थे वारफेयर वगैरह में, और इनकी वजह से भी आगे बहुत सारे हमें इश्यूज देखने को मिलेंगे। अब डिवाइन किंग, हमेशा हमने कहा राजा जो है, राजा को हमेशा भगवान माना जाता है,
ठीक है, धरती पे राजा को भगवान का रूप माना जाता था, इसलिए वो बहुत सारे टाइटल्स भी वहाँ पे लेते थे। अब वो टाइटल्स कौन कौन से होते थे वो चीज़ हम देख रहे हैं। तो कुषाण डायनेस्टी जब आएगी, कुषाण डायनेस्टी जब आएगी तो वो क्या करते हैं कि हमने कहा जो सोने के सिक्के चलाते हैं ना, वो वाला कुषाण डायनेस्टी यहाँ पे आएगी। तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी आते आते हम लोग चीज़ें क्या देखेंगे, एक नया जो है एक डायनेस्टी आ रही है, रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक ये रूल करेगी। आगे की तरफ हम चीज़ें देखते हैं तो उसमें आप देखोगे कि हमें ये सब चीज़ें कैसे पता चल रही है कि वो इस तरीके से टाइटल लिया करते, तो इंस्क्रिप्शंस में मिलेंगे, कॉइन्स में मिलेंगे, स्कल्पचर्स में मिलेंगे, आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। आगे चीज़ें क्या है, अब जो है कुषाण और ये जो हमने कहा ये जो नए नए रूलर्स इमर्ज हो रहे हैं, वो लोग क्या अपने आप को गॉड की तरह मानते थे, तो उन्होंने अपने आप को एक जो है टाइटल दिया था, एक देवपुत्र, यानी कि देवपुत्र का मतलब होता है जो भगवान का पुत्र है या बेटा है, सन ऑफ गॉड जो है उनको, तो मतलब इस तरह के वो टाइटल्स लिया करते थे। ठीक है, हमारे जब हम एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं तो उस टाइम में क्या है, इस तरह के वो टाइटल्स लिया करते थे जिससे वो बता सके कि हमारी पावर जो है भगवान के बराबर है क्योंकि हम भगवान के बेटे हैं। ठीक है, इस तरह के टाइटल वो लोग लिया करते थे। उसी तरीके से हम लोग चीज़ें देखेंगे। अब इसी तरह आगे की तरफ जब आप जाओगे, जैसे हमने कहा कि वहाँ पे जो मौर्यन डायनेस्टी है, मौर्यन डायनेस्टी में कुषाण में, उसी तरह गुप्ता डायनेस्टी में जब आप चलोगे तो वहाँ पे भी जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनमें जो है राजा की पावर भगवान से ली हुई बताई जाती है। ठीक है, तो हमने कहा गुप्ता डायनेस्टी के अंदर जो है एक हरिशेन आएंगे, उन्होंने एक प्रयाग प्रशस्ति करके एक जो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन लिखा है, उसमें वो समुद्रगुप्त को भी इसी तरह के टाइटल देते हुए दिखाई देते हैं। तो हमने कहा ये सब चीज़ें वहाँ पे हो रही है, अपने आप को डिवाइन किंग्स वो लोग बताते हैं। अब जो है कंट्री साइड जो है रूरल एरियाज में चीज़ें कैसे बदल रही है वो चीज़ें हमें यहाँ पे देख रही है कि किंग्स आ रहे हैं, फार्मर्स आ रहे हैं, मैंने कहा कि टाउन्स बनने स्टार्ट हो गए, तो रूरल लाइफ पे क्या इफेक्ट आ रहा है वो हम लोग चीज़ें समझते हैं। तो अब हम लोग चीज़ें देखते हैं। अब चीज़ें देखिए कि एक राजा बन गया है, एक हेड अथॉरिटी आपके ऊपर आ चुकी है, तो अब जो है हमारी रूरल पॉपुलेशन है उस पर क्या इम्पैक्ट जाने वाला है। अब राजा है, राजा को क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, टैक्स वो कहाँ से लेगा, पीजेंट्री से लेगा। अब वो क्या होता है कि इस तरीके से जो है चीज़ें हैं, अब राजा आ गया, राजा में अपने आप ही एक घमंड वाली चीज़ वो मानने वाली चीज़ हो जाएगी। वो लोग क्या कहते हैं, वॉज नॉट फ्रेंडली, बिकॉज जो है राजा और पीजेंट्स के बीच में कभी फ्रेंडली रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि वो राजा क्या करता है, पीजेंट से टैक्स लेता है और वो टैक्स दे नहीं पाते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि इतनी सारी टैक्सेस हम कैसे पे करें, उनको वो राजा जो है ऑपरेसिव लगता है कि राजा है तो रोज रोज टैक्स लगा देता है, ये कर देता है, वो करता है। तो राजा की नज़र, मतलब पीजेंट्स की नज़र में राजा जो है ऑपरेसिव बना रहता है हमेशा, तो उनके बीच में रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, ये चीज़ हमें मान के चलनी है। फिर हमने कहा अब धीरे धीरे सोसाइटी बड़ी हो रही है, डिमांड्स बढ़ रही है, डिमांड्स बढ़ होगी तो टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। अब जो है उसकी वजह से क्या होगा कि आपको क्या करोगे, आप टैक्सेस बढ़ाएंगे, टैक्सेस बढ़ाएंगे तो पीजेंट्स को ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ेगी जिससे प्रोडक्शन बढ़े। अब इसके अंदर ये चीज़ें हमें कैसे पता चल रही है कि टैक्सेस बढ़ रहे हैं राजाओं के और उनके रिलेशन के बारे में, तो वहाँ पे जातक कथाएं और पंचतंत्र की कहानियां हमें बहुत सारी मिलती है, जो इसके थ्रू हम पता लगा पाते हैं कि जो है वहाँ पे राजा और उनके बीच में इस तरह से रिलेशन थे। ये हमें ध्यान रखना है। जातक जो है, जातक मतलब इसके अंदर जो महात्मा बुद्ध है उनकी पुराने जन्म की कहानियां जो है वो लिखी हुई होती है। ये पाली लैंग्वेज में लिखी हुई होती है। कब लिखी थी ये, फर्स्ट मिलेनियम सीई में लिखा हुआ था। आगे की तरफ हम चलते हैं। अब चीज़ें क्या है, धीरे धीरे बदलाव कैसे आ रहा है। अब लोग क्या है, अब फोकस क्या है, अब फोकस ये होना है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हमें कैसे बढ़ाना है, क्योंकि टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो पीजेंट्स को तो ऐसे स्ट्रैटेजीज चाहिए होगी ना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने की। फिर हमने कहा अब ऐसे जो है वो हलवल बनना स्टार्ट हो गए जो आयरन टिप्ड थे। ठीक है, ये चीज़ें होने लगी। अब जो है जो पैडी की जो है क्रॉप यहाँ पे ज़्यादा लगने लगी है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्लेक्शर वो रेस्ट्रिक्टेड है, जो धीरे धीरे सब चीज़ें होने लगी कि ये सब बंद होने लग गए हैं। फिर आगे की तरफ हम देखेंगे इरिगेशन जो है, अब यहाँ पे इरिगेशन जो है वेल्स के, टैंक्स के और कैनाल्स के थ्रू होने लग गए हैं। हमने कहा ये अभी की चीज़ें नहीं है, ये पुराने टाइम से ही कैनाल्स वगैरह बन रही थी इरिगेशन को ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए। अगर मैंने कहा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगी कि इस तरह आयरन टिप्ड प्लक्शर वगैरह हम लोग लगाएंगे। हमने कहा इरीगेशन मैथड्स बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, ये सब चीज़ें होने लगी। तो हमने कहा ये एरिया जो हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हो एग्रीकल्चर जो है वो भी यहाँ पे होने लगा था। ठीक है, कौन से एरिया में, सेमी एरिड पार्ट्स ऑफ पंजाब, राजस्थान और हिली ट्रैक्स इन नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स। इन एरिया में जो है अब जो है नई तरह की खेती यहाँ पे जो है हो के थ्रू या जो बोली जाती है उसके थ्रू होने स्टार्ट हो रही है। आगे देखते हैं, मतलब पुराने टाइप के जो टूल्स वगैरह है, प्रिमिटिव हम जो हो वगैरह यूज करते थे वो सब यहाँ पे है। अब रूरल सोसाइटी के अंदर जो है डिफरेंसेस कैसे आ रहे थे ये चीजें हम लोग देखते हैं। अब रूरल सोसाइटी है वो कनेक्टिविटी उनकी जो है राजा के साथ में कम होगी। अब हम लोग चीजें देखने स्टार्ट करते हैं। अब चीज़ें क्या हो रही है कि
विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन अब जो है लोगों के अंदर एक डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। क्या है, अब एग्रीकल्चर में हमने स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हो आप तो जो है जिनके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल है वो तो बहुत ज़्यादा जो है ग्रो करते जाएंगे, और जो गरीब लोग हैं उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो वो और गरीब होते जाएंगे। तो उससे क्या है, एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। एक तो लैंडलेस लेबर्स हैं और एक ऐसे लोग हैं जिनके पास में बहुत लैंड है। तो ठीक है, इस तरीके से एक डिफ्रेंशिएशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हमने कहा यहाँ पे एक यूज़ किया जाएगा, एक वर्ड यूज़ किया जाता है, हमें ध्यान रखना है, ये है गृहपति। was often used in Pali text to designate the second and third categories। ठीक है, गृहपति ऐसे लोगों के लिए यूज किया जाता है जो सेकंड और थर्ड कैटेगरीज के होते थे। तो गृहपति हमें याद रखना है, पाली टेक्स्ट में हमें ये मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं जो ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत जमीन है, तो जमीन है तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हो रहा है, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो लोग ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो वो लोग ज़्यादा पावरफुल थे। और जो पावरफुल होगा वो क्या करेगा, जो जिनके पास कम पैसा है उनको एक्सप्लॉइट करेगा, उनके ऊपर जो है कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है। जब हम संगम टैक्स देखते हैं, जब हम साउथ वाला टैक्स देखते हैं तो वहाँ पे हमें जो क्या देखेंगे कि ज़्यादातर जो ये लैंड ओनर्स थे या प्लैगमैन वगैरह जो थे, इनके बीच में आपको जो है डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा कि लार्ज जो लैंड ओनर्स है उनको वेलर कहा गया है, जो छोटे से जो लोग थे उनको उझावर कहा गया है, और स्लेव्स के लिए वर्ड वहाँ अदिमाई यूज किया गया है। तो डिस्क्रिमिनेशन था, ऐसा नहीं कह सकते सब लोग इक्वल थे वहाँ पे, सबके पास इक्वली सब चीज़ें थी, नहीं ऐसा नहीं। उनके ऊपर जो मतलब उनके रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के आधार पर जो है अमीर और गरीब थे वो। अब हमने कहा ये जो है किस बेसिस पे आप लोग डिफ्रेंशिएशन देख रहे हो, भाई उनके पास कितनी लैंड है, उनके पास लेबर कितना है, उनके पास टेक्नोलॉजीज कितनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। आगे की तरफ हम जब चीज़ों की तरफ जाते हैं तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं, लैंड ग्रांट्स और न्यू रूरल एलिट्स। अब देखिए लैंड ग्रांट्स का मतलब क्या होता है, अब नई नई चीज़ें क्या होने के लिए दान दिया जा रहा है। ठीक है, पहले दान किस लिए दिया जाता है कि ताकि जो है लोगों को इक्वालिटी पे लाया जा सकते। ऐसे लोग जिनके पास लैंड है ही नहीं, उनको आप दान दोगे तो वो क्या होंगे, उनके पास लैंड्स होगी और वो ग्रो कर पाएंगे। दूसरी चीज़ होती है जब हम कहते हैं ब्राह्मण को दान देने से पुण्य मिलता है, तो उसके बेसिस पे ब्राह्मण्स जो है उन लोगों को जो है दान दिए जाते थे। तो अब न्यू रूरल एलिट्स जो है, नए एलिट्स ऐसे ग्रो कर रहे हैं, जो बड़े जमींदार वगैरह हैं वो किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें देखनी है। तो अब हमने कहा हमेशा से ये चीज़ है, अभी भी दान वान दिया जाता है ब्राह्मणों को, तो अब जो है हम कह रहे हैं अब पैसे टके का भी करते हैं, सब चीज़ें होती है, बट पहले जो ग्रांट्स है मेनली लैंड का किया जाता था। तो लैंड जो है वो स्टार्टिंग से हम लोग देखते आ रहे हैं कि लैंड का दान किया जा रहा है। ब्राह्मण को किया जाता था, जो उनको कहा जाता था, अगर आप ब्राह्मण को लैंड दे रहे हैं तो उन लैंड को कहा जाता है अग्रहारा। जो अग्रहार ग्रुप है, सबसे आगे वाला ग्रुप है, वो होते हैं ब्राह्मण्स, उनको लैंड जो दी जाएगी उनको अग्रहारा कहा जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ हम चीज़ें देखते हैं। अब हम लोग कई सारे जो एविडेंसेस देखती है, देखिए हमें अब वो पुरानी बातें कोई हमें बताने वाला तो है नहीं, हमारे पास में जो या तो बुक्स अवेलेबल है, इंस्क्रिप्शन अवेलेबल है, चाहे वो स्टोन पे हो, कॉपर प्लेट्स पे, उनसे हमने चीज़ें पता लगाई है। तो हमने वहाँ पे हमें संस्कृत में इंस्क्रिप्शन मिले हैं, उसमें हमने देखा कि सारे के सारे राजा जो हैं अपने इंस्क्रिप्शन में ये बताते हैं कि मैंने उस ब्राह्मण को इतना दान दिया, मैंने उस ब्राह्मण को ये गुफा दान में करी, मैंने इस ब्राह्मण को ये गाँव दान में किया। तो इस तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही है कि लैंड ग्रांट्स किए जाते थे। आगे हम लोग देखते हैं इसमें यहाँ पे जो रिलीजियस जो मेनली जो अगर देखा जाए ना, तो ये सारे के सारे जो है दान किसको किए जा रहे थे, या तो किसी धार्मिक स्थल को, ठीक है, मंदिर को, या हमने कहा कि किसी को कुछ बनाई जा रही है, ऐसी कोई धर्मशाला बनाई जा रही है, उनके लिए की जाती थी, या फिर ब्राह्मण्स को किया जाता। ये सब चीज़ें हो रही है। अगर हम लोग जो है संस्कृत के लीगल तरफ जाएं, अगर वहाँ के टेक्स्ट को देखें हम लोग अच्छी तरह, तो वुमेन्स को किसी भी तरह के जो है वहाँ पे ऐसे राइट्स थे नहीं कि वो जो है किसी लैंड को ओन कर सकती है, मतलब वो प्रॉपर्टी अपने पास में नहीं रख सकती थी। ये सी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है वहाँ पे। फिर हम लोग देखें एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिल रहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो वाइफ है, हमने कहा और जो है प्रभावती गुप्ता जिनका नाम है, ठीक है, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, जो है उनके पास में लैंड थी, वो खुद ओन करती थी एक लैंड। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि भाई वो एक राजा की बेटी है इसलिए वो कर पा रही है, वो इसलिए है, बाकी क्योंकि हमने बहुत पूरा पढ़ा ना, हमें कहीं भी इस तरह की चीज़ें नहीं मिल रही है कि कोई जो लेडी है उसके पास में कोई जो है प्रॉपर्टी है। अब आगे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो आप रीजनल वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे कि कहीं पे कितनी थोड़ी बहुत लैंड जो डोनेट की जा रही है, कहीं पे बड़े स्केल पे लैंड डोनेट की जा रही है, ये चीज़ें हमें अलग अलग देखने को मिल रही है। अब हमने कहा एक तरीका और भी है कि ऐसे जो है लोगों को जो है जो दान वगैरह ऐसे किए जाते थे, इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिकल पावर जो है धीरे धीरे क्या हो रही है, वीक हो रही है, इसलिए लोगों को दान वान करना पड़ेगा। फिर हमने कहा अब जो है लैंड ग्रांट्स की वजह से क्या हो सकता था, रिलेशनशिप जो है पीजेंट्स और स्टेट के बीच में वो थोड़ी सी
ठीक हो जाती थी। तो ये सारे के सारे कारण इसमें बता रखे थे कि लैंड ग्रांट्स क्यों किए जाते थे। मतलब लैंड ग्रांट्स का मतलब जो हम कहते हैं लैंड का दान किया जाता, भूमि का दान किया जाता था, वो किसी भी पर्पज से हो सकता था, ब्राह्मण्स के लिए भी हो सकता था, किसी गरीब आदमी के लिए भी हो सकता था, हर तरह से हो सकता था। आगे की तरफ हम जब चीज़ों को देखते हैं तो उसमें आप क्या देखोगे कि इसी तरीके से जो है हमने कंट्री साइड पे इफेक्ट पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे टाउन्स और ट्रेड किस तरीके से हो रहा है। देखिए ट्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रेड हो रहा था इसीलिए वो ग्रो कर रहे थे। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो है महाजनपद की जो मेन कैपिटल्स होती थी ना, वो इसी तरीके से लोकेशन पे होती थी जहाँ पे ट्रेड ईजिली हो सके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर हम लोग बात करते हैं मगध को हमने इंपॉर्टेंट बताया है उसके अंदर, तो उसके कारण क्या थे, उसकी वहाँ की जगह जो वहाँ से वो इजीली ट्रेड कर पाए, जैसे पाटलिपुत्र है, उज्जैन है, पुहार है, मथुरा है, ऐसी जगह पे थे जहाँ पे लैंड रूट्स बहुत अच्छी तरीके से, मतलब हम ट्रेड कर सकते हैं, लैंड के थ्रू हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, वाटर के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, ऐसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे कि दोनों ट्रेड इजीली हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको दिखाई देंगे और यही एरिया ज़्यादा इकोनॉमिकली ग्रो भी आपको दिखाई देंगे। तो इस तरीके से चीज़ें होती थी कि लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी वहाँ पे। आगे चीज़ों को समझेंगे इसी पर्पस में आगे की। अब देखिए टाउन्स के थ्रू ट्रेड हो रहा है तो अर्बन पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना। अर्बन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों की रहन सहन में बदलाव आने लगेगा, एलीट ग्रुप डेवलप होने लगेगा। ठीक है, आगे की तरफ हम चीज़ें देखते हैं। अब जो है हमने कहा जो बड़े, अब ये देखिए सेटलमेंट ऐसे ही होता है, अमीर आदमी अपने अलग एरिया में रहेंगे, गरीब आदमी अपने अलग अलग एरिया में रहेंगे। जो किंग्स और रूलिंग एलिट्स थे वो फोर्टिफाइड सिटीज़ में रहते थे, बिल्कुल कवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया में, और हमें जो है वहाँ पे जो चीज़ें मिलेगी ना वो भी थोड़ी सी अच्छी खासी हमें आर्टिफैक्ट्स देखने को वहाँ पे मिलेंगे। अब कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स मिले हैं हमें, जो एलीट ग्रुप वाले हैं। अब महंगे सामान, अब एक आदमी खाना जो हम बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल मिट्टी के बर्तन में भी खाता था और एक हमने कहा एक सोने चांदी के बर्तन में भी खाता है, तो ये चेंज हमें वहाँ देखने को मिल रहा है। तो हमने जब कहा एलीट ग्रुप वाले ग्रुप को हमने देखा ना, तो वहाँ पे हमें जो पॉटरी बोल्स देखने को मिल रही है, डिशेस देखने को मिल रही है, उनमें क्या एक अलग सी चमक थी। तो है ना, हमने कहा जो NBPW वाला जो है, मतलब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर वाले जो है, वैसे बर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं, ऑर्नामेंट्स देखने को मिल रहे हैं, टूल्स, वेपन, जो हमने कहा वेपन, ये जो वेसल्स है, फिगराइंस है, इनमें सब में आप देखोगे ना तो आपको एक फ़र्क पता चलेगा कि इनका थोड़ा सा बहुत अच्छा फाइन जो है हमारे सामने पीस निकल के आता है। इन अब ये महंगे मटेरियल्स भी महंगे यूज़ करते हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, आइवरी है, ग्लास है, शेल है, टेराकोटा, ऐसे बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स वो यूज़ करते हैं। जबकि गरीब आदमी नॉर्मल चीज़ें यूज़ करेगा, वो भी अपने सारे डेली यूज़ के सारे काम करेगा, बट उसके जो मटेरियल्स होंगे वो बहुत कम महंगे होंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो किस तरीके से क्या चीज़ें कर रही थी, ये हमें देखना है। तो हमने कहा जब आप टाउन्स में जाते हैं तो डिफरेंट टाइप के क्राफ्ट्समैन आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हमने कहा जो वॉशिंग फॉक है, वीवर्स है, स्क्रिप्ट्स हैं, कारपेंटर्स हैं, पॉटर्स है, गोल्ड स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ है, ऑफिशियल्स है, रिलीजियस टीचर्स है, मर्चेंट्स है, किंग्स है, ऐसे मतलब आपको बहुत सारे क्राफ्ट्समैन वहाँ देखने को मिलेंगे। तो हमने कहा टाउन्स में लोग जो हैं उनके उनको चाहिए ना कुछ अपने मतलब चलाने के लिए कुछ काम धंधा तो चाहिए, तो क्राफ्ट्समैन अलग अलग तरह के हो रहे थे। तो हमने कहा जो सुनार, लोहार, पॉटर्स वाटर सब वहाँ पे अब इमर्ज हो रहे हैं धीरे धीरे। अब जो है अगर हमने कहा इतने सारे ग्रुप्स हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, गोल्ड स्मिथ का ले लो आप, चाहे पॉटर्स का ले लो आप, वीवर्स का ले लो, तो वो लोग क्या करते थे इस ट्रेड को इजीली करने के लिए, आर्टिशंस को करने के लिए अपनी गिल्ड्स या फिर श्रेणीज बनाते थे। श्रेणीज मतलब एक ग्रुप है जैसे परफेक्टली, तो ये वीवर्स गिल्ड हो गई, ये मर्चेंट जो हमने कहा कि ये पॉटर्स गिल्ड हो गई, तो इस तरीके से ईजिली हो पाती थी सारी की सारी चीज़ें। इससे क्या होता था, रॉ मटेरियल में इजी हो जाता था। फिर हमने कहा कि प्रोडक्शन में रेगुलेशन आती थी, और हमने कहा जो फिनिश प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिकने जाते थे। तो ये गिल्ड्स और श्रेणीज जो थी, हमने कहा जो ग्रुप बने हुए थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे हमारे जो ट्रेड के अंदर। आगे चीज़ें जब आप देखोगे तो इस टाइम में है हमारा ट्रेड किस किस के साथ में हो रहा था, ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका के साथ में हो रहा है, अफ्रीका के साथ में हो रहा है, सॉरी, ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया एंड टू साउथ ईस्ट एशिया से चाइना, इन सब लोगों के साथ में हम लोग आराम से, मतलब हमने कहा सिर्फ छोटे मोटे हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही हम लोग नहीं रुके हुए थे, हम आसपास की जगहों पे भी ट्रेड कर रहे थे। तो ट्रेड बहुत ज़्यादा जो है हमने कहा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी अभी हो रहे थे। अब हमने कहा हम ऐसे क्या ट्रेड अगर हो रहा है, किन किन चीज़ों का हो रहा था, तो हमने कहा हम बहुत सारी चीज़ें ट्रेड करते थे। हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्पाइसेस जो है, मेनली हम लोग बात करें तो पेपर जो है हम लोग ज़्यादा करते थे, पर्ल्स हमारे यहाँ पे अच्छे थे, आइवरी हमारे यहाँ की अच्छी थी, सिल्क क्लॉथ हमारे यहाँ अच्छा था, मेडिसिनियल जो प्लांट्स हैं उनका भी हम लोग करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों का जो है ट्रेड हमारा इंटरनेशनल हो रहा था। आगे की तरफ चीज़ें जो है उनमें देखते हुए चलते हैं हम लोग।
अब हमारे इंडिया के अंदर कैसे चीज़ें हो रही है, जो हमने कहा यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में किस तरीके से चीज़ें हो रही है, वो हम लोग चीज़ें समझ लेते हैं। अब हमने कहा फ्रॉम 6th सेंचुरी BC लैंड एंड रिवर रूट्स क्रॉस द सब कॉन्टिनेंट एंड एक्सटेंडेड इन वेरियस डायरेक्शन। अब हमने कहा जो 6th सेंचुरी BC से अब जो लैंड और रिवर रूट्स जो थे सब कॉन्टिनेंट और उससे भी ज़्यादा जो है उस डायरेक्शन में वो फैल चुका था, किससे, लैंड के थ्रू और ओवरसीज के थ्रू। अब जो हमने कहा पहले इंटरनल जो रोड्स वगैरह बनी है उनके थ्रू हो रहा था, या हमने छोटे मोटे रिवर्स के थ्रू हो रहा था, अब वो सीज में कन्वर्ट हो गया है। तो अब ये जो है हम आगे भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे हम ट्रेड कर पा रहे थे। तो क्या था, किसके थ्रू कर पा रहे थे हम लोग, भाई अब ट्रेड करने के लिए कोई लोग तो चाहिए थे ना। तो पहले क्या होता है, पैडलर्स होते थे। पैडलर्स जो है कि जो घूमते घूमते बेचते हैं, ठीक है, जो हमें देखते हैं ना साइकिल में या ऐसे पैदल, हमारे यहाँ पे पैडलर्स आते हैं ना, जो घूमते घूमते चीजें बेचते थे। तो पहले के टाइम में ये क्या अपने फुट पे घूमते रहते थे और चीजों को बेचते रहते थे। दूसरा हमने कहा मर्चेंट्स होते थे बड़े बड़े, वो क्या करते थे, बुलक कार्ट्स होते थे या कारवान्स जो होते हैं, और अपने एनिमल्स के साथ में वो घूमते रहते थे और चीजों को बेचते थे। जैसे अपने हमें बंजाराज वगैरह नहीं होते थे, ऐसी ट्रेड्स जो ट्रेड करते थे, इस तरीके से ये लोग होते थे। फिर हमने तीसरे कहा अब है ना जो है सी फेरर्स भी होते थे, जो हमने कहा कि ये थोड़ा सा होता था, ये लंबे ट्रेड पे आप जा रहे हो, वहाँ पे आप क्या है सी के थ्रू ट्रेड करने जा रहे हो, वहाँ पे आपको ये होता था बहुत चोरी चकारी का भी डर रहता था। मतलब ये रिस्की था थोड़ा सा, लेकिन इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था, मतलब आपको मार्जिन बहुत ज़्यादा मिलता था। आगे की तरफ हम चीज़ें देखते हैं, मतलब ट्रेड आप चीज़ें समझ रहे हो ना, ओवर्स पहले हम लोग जो है केवल हमारे कॉन्टिनेंट उसमें ही कर रहे हैं, फिर सब कॉन्टिनेंट में करने लगे, अदर कॉन्टिनेंट्स के साथ में होने लगा, तो ट्रेड धीरे धीरे बढ़ रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब हमने कहा अगर हम कुछ जो उनका इम्पोर्टेंट कुछ सक्सेसफुल मर्चेंट का अगर नाम देखें, तो हमारे यहाँ पे जो है मसातुवन और तमिलनाडु में सेठीज जो थे सातवाहन में थे। अब ये सब चीज़ें हमें वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही थी। अब हमने कहा इनके अंदर जो है प्राकृत लैंग्वेज में जो है ये चीज़ें हमें मिलती है कि भाई उसमें अंदर लिखा हुआ है कि हाँ इस तरह के ये जो है सक्सेसफुल जो है मर्चेंट्स हुआ करते थे। तो ये कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है, प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये लोग क्या करते थे, ये जो ये सक्सेसफुल जो मर्चेंट्स थे, ये क्या करते थे, बहुत सारा गुड अपने साथ ले जाते थे, एक से दूसरी जगह गए, वहाँ बेचते हुए गए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, सभी चीज़ें हैं, नमक भी हो सकता है, ग्रेन भी हो सकता है, क्लॉथ, मेटल, मेडिसिनल प्लांट्स, सब चीज़ें हो सकती है, और वो एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रांसफर करते जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, मासातुवन जो तमिल के अंदर और सेथीज और सातवाहन जो है प्राकृत में उधर होते थे, ठीक है। स्पाइसेस जो मैंने कहा मेनली हम लोग पेपर का ही करते हैं, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी किसमें, रोमन एम्पायर के अंदर। बाद में हमने कहा हमारे कॉटन क्लोथ वगैरह भी बहुत अच्छे थे, तो हमने टेक्सटाइल और मेडिसिनल प्लांट की भी हमें बहुत ज़्यादा जो है हमारे यहाँ से मांग होने, डिमांड बहुत ज़्यादा आने लगी है, ठीक है। तो अब हम अरेबियन सी से मेडिटेरियन सी तक हम लोग क्या है ट्रेड कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ट्रेड बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी चीज़ें बहुत पॉपुलर होती जा रही थी। अब लोगों को पता चल रहा था इंडिया में इस तरह की चीज़ें हैं। अब जो है सब चीज़ें इतना ट्रेड बढ़ा लिया, इतना ट्रेड बढ़ा लिया, अब लेन देन हो रहा है चीज़ों का, बट आप किसके बेसिस पे करोगे, आपको कोई मीडियम तो चाहिए ना। तो उसके लिए जो है बहुत सारे कॉइन्स जो है बनना स्टार्ट होते हैं। अलग अलग राजाओं ने अलग अलग टाइप के कॉइन्स चलवाए थे। आगे की तरफ हम लोग चीज़ें देखते हैं, तो हमने कहा जब हम मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं, तो उस टाइम में जो मार्क वो चले थे, वो वाले चले थे पंच मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है इसके अंदर। फिर हमने कहा आगे चीज़ें जो होने लगी, तो नए नए राजा आए, अलग अलग डायनेस्टी आई, उन्होंने अलग अलग चीज़ें करना स्टार्ट की। तो अब हमने कहा कॉइन्स इशू कौन कर सकते थे, राजा कर सकता था, मर्चेंट्स कर सकते थे, बैंकर्स कर सकते थे, और जो बड़े टाउन के पीपल है वो भी इनको इशू कर सकते थे। अब जो है अब कॉइन्स किसके नाम में, अभी हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा आता है, उस टाइम में क्या होते थे, तो वहाँ पे जो उस टाइम के जो राजा वगैरह होते थे उनकी इमेज आ रही थी, और हमने कहा कि उनके नाम आते थे। तो हमने जब कहते हैं कि स्टार्टिंग में जब मॉडर्न डायनेस्टी वाले हम लोग जब देखते हैं, तो उनमें इंडो ग्रीक में जो है रूलर्स की इमेजेस छपी हुई होती थी, नेम्स होते थे और उनकी इमेज होती थी। आगे हमने कहा जो कुषाण हैं, उन्होंने सबसे पहली बार हमारे यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स चलाए थे। फिर धीरे धीरे जो है ये हमें मतलब ये चीज़ आप देखोगे कि जो लोगों के पास में जो इकट्ठे करे हुए होर्ड्स हैं, उनके अंदर जो है आपको इस तरह के ये जो कॉइन्स मिल जाएंगे वहाँ पे। जो साउथ इंडिया कॉइन्स है वो हमें रोमन एम्पायर में मिल रहे हैं, इसका मतलब हमारा ट्रेड होता था उनके साथ, तो हमारे सिक्के उनके पास गए, हमने उनसे कुछ चीज़ें खरीदी होगी, तो इससे पता चल रहा है कि हमारा उनके साथ में अच्छे ट्रेड रिलेशनशिप थे। आगे की तरफ हम चीज़ें देखते हैं। अब जो नए नए जो आ रहे थे, तो उसमें कई लोग थे जिससे ट्राइबल भी थे बहुत सारे, उन्होंने भी बहुत सारे सिक्के वगैरह चलाए। तो हमने कहा जो योद्धेज थे पंजाब और हरियाणा वाले, उन्होंने भी है ना कॉपर के बहुत सारे कॉइन्स चलाए, अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे कॉइन्स उन्होंने चलाए थे। तो अब कुषाण सोने के कॉइन और योद्धाएज जो है उन्होंने कॉपर के कॉइन चलाए। फिर हम कहते हैं गुप्ताज की तरफ चलते हैं, तो उन्होंने गोल्ड कॉइन चलाए, लेकिन सबसे पहली बार चलाए थे कुषाण ने, ठीक है, ये चीज़ें हो गई है। फिर हमने कहा जो गुप्ता डायनेस्टी के जो कॉइन्स हमें मिलते हैं ना, वो बहुत प्योर है, मतलब उनकी प्योरिटी
बहुत अच्छी है। अब हमने कहा कि जो हमने कहा ये सिक्कों का हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के अंदर हमें ये सिक्के पाए गए हैं। अब जो है लेकिन जैसे जैसे आप 6th सेंचुरी तक पढ़ते हो वहाँ पे आपको गोल्ड कॉइन्स जो है कम मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका कारण ये हो सकता है कि ट्रेड कम नहीं हुआ है, ट्रेड हम नहीं कह सकते कि ट्रेड कम हो रहा है इसलिए सिक्के कम हो गए, नहीं, हो सकता है लोगों ने उनको एक और किसी चीज़ के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया हो, तो ये चीज़ें भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया हो। आगे चीज़ें आप देखते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस किस तरीके से आ रहे थे अभी। अब हमने कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, तो अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि क्या कारण हो सकता है कि टिक हो सकता है ट्रेड डिक्लाइन हो रहा हो वेस्टर्न या रोमन एम्पायर के साथ में, तो इसकी वजह से क्या है जो हमारे यहाँ के स्टेट्स है, कम्युनिटीज़ है, रीजन्स है, उनका भी धीरे धीरे क्या है प्रॉस्पेरिटी कम हो रही हो। बट ये थोड़ा सा कम लगता है हमें अटैच, क्योंकि हमारे जो प्रॉस्पेरिटी है वो तो बढ़ ही रही थी, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा डिस्टिंक्ट जो ट्रेड है वो कम हो रहा होगा। कुछ कहते हैं कि अब क्या नए टाउन सेटअप हो रहे हैं, नेटवर्क जो है सेटअप हो रहे हैं, उसकी वजह से हो सकते हैं इस टाइम के जो ये मतलब कॉइन्स वगैरह थे उनको हम लोग देखते हैं तो वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, उनके नई चीज़ चल गई होगी वहाँ पे कुछ, ठीक है, तो ये चीज़ें होने लगी है। तो हमें इंस्क्रिप्शंस और जो हमें रिमिट्स देखने को मिल रहे हैं उसमें हम आइडिया लगा सकते हैं, परफेक्टली कोई चीज़ें हम नहीं कह सकते हैं। तो 2 व्यूज़ हमने देख लिए हैं यहाँ पे। अब आगे की तरफ हम जो चीज़ें देखेंगे उसमें है कि जो उस टाइम में इंस्क्रिप्शन हमें मिले, चाहे वो कॉपर प्लेट वाले हो, स्टोन वाले हों, या हमने कहा जो भी बुक्स वगैरह हैं, तो उन इंस्क्रिप्शंस वगैरह को, सॉरी इंस्क्रिप्शन तो 2 ही है, वो यही होंगे हमारे कॉपर प्लेट वाले या जो हमने कहा स्टोन वाले जो हमारे इंस्क्रिप्शन हैं, उनकी लैंग्वेज को कैसे हमने डेसिफर्ड किया है, मतलब कैसे समझा है। तो अब वो देखते हैं हम आगे की तरफ। अब जब हम जाएंगे तो हम उसमें देखते हैं कि अलग अलग इंस्क्रिप्शन है, उनमें अलग अलग लैंग्वेज लिखी हुई। तो ब्राह्मी और खरोष्टी जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस थी, तो हमने कहा ब्राह्मी जो है डेसिफर्ड कर ली गई थी। अब हम लोग देखते हैं कि हम जो ब्राह्मी लैंग्वेज है, हम वो जो है हम लोग बात करेंगे हमारे यहाँ की अभी जो लैंग्वेजेस बोली जा रही है ना, वो मोस्टली जो है ब्राह्मी लैंग्वेज से ही डिराइव हुई है। आगे की तरफ हम लोग चीज़ें देखते हैं, जो अशोकास के जो अशोक के टाइम में जो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे उनकी स्क्रिप्ट मोस्टली कौन सी है, ब्राह्मी है, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। फिर हमने लेट 18th सेंचुरी में अभी हमें यूरोपियन जो स्कॉलर्स वगैरह जो हैं, पंडित्स वगैरह हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वे यूरोपियन नहीं कहा, जैसे हम प्रिंसेप के बारे में पढ़े ये, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि उन्होंने जो है इन चीज़ों को डिस्कवर किया था, कि उन्होंने डेसिफर किया ब्राह्मी को, लेकिन उन्होंने अकेले नहीं, हमारे यहाँ के बहुत सारे इंडियन पंडित्स वगैरह ने भी मिलकर क्या किया है, इन लैंग्वेजेस को समझने की कोशिश की है। तो बहुत सारे हम लोग अगर बात करते हैं, हमारे यहाँ पे जो बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई है वो बंगाली में, देवनागरी में, सब में लिखे गए, तो हमने जब उनको कंपेयर किया तो हमें पता चला ये जो है ब्राह्मी लिपि से मिलती जुलती है। अब हम बात करते हैं जिन्होंने पहले जो सब चीज़ें पढ़ी, जो पुराना हमारा पूरा का पूरा टेक्स्ट हमें संस्कृत में मिल रहा था, उनसे हमने करा तो बोले संस्कृत से जो आगे की तरफ जो लैंग्वेज निकल के आई है वो आई है प्राकृत। आगे जो चीज़ें हैं उसमें देखोगे जेम्स प्रिंसेप के बारे में मैंने आपको बताया था, उन्होंने ऑफिसर इन द ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबल टू डेसिफर अशोकन ब्राह्मी इन 1838। जो प्रिंसेप थे उन्होंने 1838 में अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसको डेसिफर किया था। अब खरोष्टी लैंग्वेज जो है उसको डेसिफर कैसे किया गया, तो सबसे चीज़ें ध्यान रखनी है, ये नॉर्थ वेस्ट में जो है इंस्क्रिप्शन हमें मिले उसमें हमें खरोष्टी जो स्क्रिप्ट है वो देखने को मिल रही है। जो हम जो कॉइन्स हैं हमारे यहाँ पे जो इंडो ग्रीक किंग्स के टाइम में लिखे गए, यानी कि मॉडर्न एम्पायर के टाइम में जो लिखे गए हैं, उसके अंदर जो हमें कौन सी लैंग्वेज मिलती है, हमें उसमें ग्रीक और खरोष्टी स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। जो मॉडर्न डायनेस्टी वाले जो अशोका के हैं वो ब्राह्मी में मिलते हैं हमें, और जो बाकी जो हम स्टार्टिंग वाले जो ग्रीक किंग्स वगैरह हैं उनके हमें किस में मिलते हैं, उसके हमें खरोष्टी में मिलते हैं। आगे की तरफ हम लोग जब जाते हैं कि लगातार खोज जा रही है, तो हम लोग क्या देखते हैं, जो अब आगे के आगे जो है उनमें चीज़ें की जा रही है, यूरोपियन स्कॉलर्स जो हैं और इसमें लगे हुए हैं वो खरोष्टी स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने जब कंपेयर किया है ना उनको, तो पता चला कि जो ये खरोष्टी है ना वो प्राकृति है, ठीक है, ये प्राकृत लैंग्वेज से ही निकली हुई है। मतलब इतनी सारी चीज़ें पता लगने के बाद में हम इंस्क्रिप्शन को पढ़ पाए हैं। इंस्क्रिप्शन थे बट पहले लैंग्वेजेस को डेसिफर किया गया, फिर इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा गया। तो अब हमने कहा जो हमें ये एविडेंसेस मिल रहे हैं, इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं, उनको हमने जो इंटरप्रेट किया है, ठीक है, तो अब कैसे किया है वो चीज़ें देखेंगे हम लोग। पहले हम जो इसका देख रहे हैं कि जो इंस्क्रिप्शन है ना उसमें आप देखोगे कि जो अशोका का नाम है ना वो तो उसमें लिखा हुआ ही नहीं है, उसमें किसी और नाम से उनको बताया गया है। तो उसमें नाम जो बताया गया वो बताया गया है देव नाम प्रिया, बेलव्ड ऑफ द गॉड्स, यानी जो भगवान को प्रिय है, ठीक है, वो है। उनको एक और नाम दिया गया है पियादसी। पियादसी मतलब जो हमने कहा जिसको देख के बड़ा
अच्छा लगता है, तो प्लेजेंट टू बिहोल्ड, जो ऐसे नाम जो है वहाँ पे यूज़ किए गए हैं उनके इंस्क्रिप्शंस में। डायरेक्टली अशोक नहीं यूज़ किया गया, ठीक है। बस कुछ है कि ऐसे इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे अशोक का नाम लिया गया है, मोस्टली इनको देवनाम प्रिया या प्रियदासी के नाम से जाना गया है। ऐसे टाइटल्स इनको दिए गए हैं यहाँ पे। जब हमने कनेक्शन किया ना, इन इंस्क्रिप्शन को पढ़ा, फिर हमारी हिस्ट्री को देखा, चीज़ों को कनेक्ट किया, तो हमें इन चीज़ें निकल के सामने आती है। अब हमने कहा, जब हमने पूरी की पूरी चीज़ें देखी कि किस तरह की बनावट है, किस तरह की लैंग्वेज है, सब चीज़ें देखी, तो हमने कहा कि सब चीज़ों को मैच किया। जब हमने सारे इंस्क्रिप्शन को, चीज़ों को मैच किया, तब हमें निकल के आया कि ये सब चीज़ें जो है किसी एक राजा के टाइम में हुई हुई है। मतलब इन चीज़ें मिल जाती है बहुत सारी, लेकिन उनको इंटरप्रेट करने में बड़ा टाइम लग जाता है। अब हमने कहा इंस्क्रिप्शनल जो एविडेंस है, हम कह रहे हैं बहुत अच्छे एविडेंस होते हैं। इसके बेसिस पे क्या होता है, हम उस टाइम की सारी चीज़ों को समझ पाते हैं, उन राजा ने क्या किया है वो सब समझ पाते हैं। लेकिन इनके ऊपर भी बहुत सारी लिमिटेशन। अब लिमिटेशन कैसे? देखो, अब जिस राजा के मतलब जो दरबारी ने लिखा होगा, वो तो ऑब्वियस है ना, उस राजा के बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखेगा। राजा की बुराई तो कर नहीं सकता ना, नहीं तो राजा उसको सीधा फांसी पर लटका देगा। तो ये भी है कि इसमें श्योरिटी नहीं है, बहुत पुराने टाइम के लिखे हुए हैं, तो उसके अंदर क्या है, अभी काफ़ी चीज़ें मिट भी गई होगी। ये सब चीज़ें हमें बहुत सारी लिमिटेशन देखने को मिलती है। तो हमने कहा पहली चीज़ है इसके अंदर टेक्निकल लिमिटेशन, ठीक है। अब हमने कहा समटाइम्स लेटर्स आर वेरी फेंटली इनग्रेव्ड, बहुत धुंधले से लिखे हुए हैं। तो अब जब हम पढ़ने लगते हैं, अंदाजा लगाते हैं शायद ये लिखा है, शायद ये लिखा है, तो एक अंदाजे पे हम चलते हैं। तो टेक्निकल लिमिटेशन उसके अंदर है। दूसरी चीज़, जब आप देखोगे काफ़ी सारे लेटर्स जो हैं टाइम के साथ में डिटोरिएट तो होंगे ना, तो काफ़ी सारे लेटर्स मिस हो गए हैं, कुछ डैमेज हो गए हैं, तो इसकी वजह से भी हम उनको नहीं पढ़ पा रहे हैं। बहुत डिफिकल्ट होता है एपिग्राफिस्ट के लिए उनको पढ़ना। क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर आप जो देखोगे ना, चीज़ें, कोई वर्ड जो दे रखे हैं ना, वो कोई स्पेसिफिक किसी प्लेस, टाइम, इस तरीके से नहीं है। उन्होंने तो इस तरीके से लिख लिया जैसे सारा एरिया एक ही है। तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं इंस्क्रिप्शन के बारे में समझने के लिए। तो स्पेसिफिक कोई एक हमें चीज़ें पकड़नी पड़ती है, उसके आधार पर ही हम कर सकते हैं। तो श्योरिटी नहीं है, इतना ईजी नहीं है उनको पढ़ना, ठीक है। ये चीज़ हो गई है हमारे। फिर आगे देखते हैं, अनडेसिफर्ड इंस्क्रिप्शन भी है। बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन हमारे पास अवेलेबल है, बट अभी हम उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं, वो क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं। तो ऐसा भी है कि बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शन है वो डिस्ट्रॉय हो गए। बहुत बहुत सारे हमारे पास ऐसे इंस्क्रिप्शन थे, बट हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं और वो समय के साथ में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो ये सारी उसमें चीज़ें हो रही है। अब जो है नॉन रेलेवेंस और इंस्क्रिप्शन, मैंने आपको बता ही दिया। जो इंस्क्रिप्शन जो लिखने वाले लोग हैं वो राजा के दरबारी कवि होंगे, वो राजा के बारे में बुरा तो लिख ही नहीं सकते। तो रेलेवेंसी भी है कि वो बड़ा चढ़ा के वो राजा ने ऐसे कहा, राजा ने वैसा कहा। तो बहुत सारी इनरेलेवेंट चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है। तो हम ऐसे नहीं कहते श्योरिटी नहीं है कि उस राजा के बारे में तो लिखा ही होगा, बट इसमें मतलब राजा ही राजा के बारे में सारी चीज़ें आपने लिख दी, बट कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि आम आदमी की ज़िंदगी में क्या सुख और दुख चल रहे हैं, उनके बारे में कुछ भी चीज़ें वहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। तो हम इनके आधार पे ना तो सोसाइटी के बारे में कोई पिक्चर बना पा रहे हैं, कुछ है, तो ये लिमिटेशन भी है। देखिए, सोर्स तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी उनके ऊपर दिए हुए। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो मेनली यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इसमें अगर टाइमलाइन की अगर बात करते हो आप, तो कुछ एक चीज़ें आप देख लोगे यहाँ पे, फटाफट से इसको गो थ्रू कर जाते हैं हम। इसमें आप देखोगे 600 से लेकर 500 BCE के बीच में आप चलते हो, तो पैडी जो है ट्रांसप्लांटेशन हमें देखने को मिल रहा है। गैंगेटिक वैली वाला जो एरिया है वहाँ पे आपको अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगा। फिर हमने कहा महाजनपद दास के बारे में पता चलेगा। पंचमार्क कॉइन्स जो है हमने कहा मॉडर्न डायनेस्टी के आए, वो हमें पता चले। 500 से 400 जब आए, 100 साल में अंदर आए, तो आपको देखोगे कि मगध के जो रूलर्स हैं वो पूरी पावर्स को कंसोलिडेट करके बैठे हैं। फिर हमने आगे कहा 327 से 325 में जो अलेक्जेंडर है वो अटैक कर देता है। 321 में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है राजा बन जाता है। 272 से लेकर हम मतलब एक एस्टिमेट टाइम में चलता है, 268 से लेकर 231 के बीच में जो है अशोका का रेंज चलता है। 185 में आप देखोगे मौर्यन एम्पायर जो है उसका डिक्लाइन हो जाता है। फिर 200 से 100 BCE जाते हो, तो यहाँ पे इंडो ग्रीक रूलर्स जो हैं वो यहाँ पे रूल करना स्टार्ट होते हैं, जिसमें हमने कहा नॉर्थ वेस्ट में तो हमारे इंडो ग्रीक हो जाते हैं, चोलास, चेरास, पांड्यास जो साउथ में आ जाते हैं, सातवाहन जो है डेक्कन में आ जाते हैं। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। उसी तरह हम देखते हैं 100 BCE में आए अब, तो आपको शक रूलर्स देखने को मिले। आपको जो है गोल्ड जो है हमने कुषाण वगैरह हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। कनिष्क जो राजा थे उन्होंने गोल्ड कॉइन चलाई, ये हमने देखा। 78 में जो है कनिष्क राजा बन जाते हैं। फिर हमने कहा 100 से 200 CE में जब आप जाते हैं तो आपको दिखता है कि सातवाहन और जो शक रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा लैंड ग्रांट्स दिया करते थे। 320 CE में आप देखो गुप्ता रूल जो है स्टार्ट हो जाता है। 335 से 375 में जो समुद्रगुप्त है वो रूल करते हैं। 375 से हम 415 तक चलते हो तो आप देखोगे चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम था। वाकाटक जो है ग्रो होना स्टार्ट हो गए हैं डेक्कन के अंदर। फिर 500 से 600 में आप देखोगे चालुक्यास जो हैं इमर्ज हो रहे हैं कर्नाटका के अंदर, और आप देखोगे पल्लव जो हैं तमिलनाडु के अंदर इमर्ज हो रहे हैं।
606 से 647 जब आप जानते हो तो आप देखोगे हर्षवर्धन जो है कन्नौज के राजा बन चुके हैं, और जो है हमने कहा जो हंशांग वगैरह है वो यहाँ पे हमारे इंडिया में आते हैं, और 712 में अरब्स हमारे यहाँ पे कॉन्कर कर देते हैं सिंध को। तो इस तरीके से आपने चीज़ें देखी कि हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है। सोसाइटी हमने देखा किस तरह से सेटलमेंट हो रही है, किस तरह से चीज़ें बदल रही है, हमने हमारे इस पूरे चैप्टर में पढ़ लिया है। तो आई थिंक आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। हमें इस चैप्टर को बिल्कुल इसी तरीके से बस चीज़ों को पढ़ते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। इसमें कोई ऐसी चीज़ें है ही नहीं जो हमें रटनी पड़े। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ में अगली बार। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।